हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जीक्यूटिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। मूल संविधान के भाग 3 में दर्ज मौलिक अधिकारों में समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक समूहों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों के साथ साथ संपत्ति के अधिकार के तहत व्यक्तियों को संपत्ति अर्जन, स्वामित्व व संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था ये सब भारतीय मूल संविधान के भाग 3 में दर्ज था। इसमें छह अन्य अधिकार भी थे और संपत्ति का अधिकार भी था। संविधान के 5 अनुच्छेद 19(1), 31, 31A, 31B और 31C संपत्ति के अधिकार और उस पर लगाई गई सीमाओं की व्याख्या करते थे, लेकिन मूल संविधान द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकार इतना विवादित नहीं रहा जितना कि संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार व विवाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार जहां सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं वह नीति निदेशक तत्वों वही नीति निदेशक तत्व उसे कुछ कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों की परस्पर विरोधी के बजाय एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्तियों के अधिकार को संरक्षित करता है। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित करता है, जबकि नीति निदेशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करता है। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा जाते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। वही नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं, कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार है जो व्यक्तियों से है, जबकि नीति निदेशक तत्व है सरकार समाज के हित के लिए कार्य करता है। नीति निदेशक तत्व अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करता है। जब क्या होता है कि सरकार नीति तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उसे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, क्योंकि मूल संविधान में प्रदत्त संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का संरक्षण मौलिक अधिकार था, जिसे सरकार जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत उस संपत्ति को अधिकृत कर लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहती थी। यही कारण था कि जिसने अंततः संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में इसकी मान्यता समाप्त कर दी। जो ये समस्या तब पैदा हुई ये संपत्ति के अधिकार की जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून का बनाने का फैसला लिया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि जमींदारी उन्मूलन कानून का कि ये क्या कहता है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को हनन करता है, क्योंकि मूल संविधान में प्रदत्त संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का संरक्षण मौलिक अधिकार था। संपत्ति का संरक्षण क्या था, मूल संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, जिसे सरकार जमींदारी उन्मूलन कानून के तहत उस संपत्ति को अधिकृत कर लोक कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहती थी। यही कारण था कि जिसने अंततः संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता समाप्त कर दी। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान पर संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह विवाद संविधान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मुकदमे 1973 में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायपालिका ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूलगत ढांचा विशेषताएं और संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, अर्थात संसद की संविधान के संशोधन करने की शक्तियां की सीमाएं निर्धारित की गई। इस निर्णय का सहारा लेते हुए सरकार ने 44वां संविधान संशोधन 1978 पारित कर संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के दर्जे से निरस्त किया गया। ये संपत्ति का अधिकार था। इसमें न्याय कार्यपालिका मतलब जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो मंत्रिमंडल होता है,
और न्यायपालिका इस पर परस्पर क्या किया विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। संपत्ति के अधिकार सरकार की मान्यता है कि नीतिशास्त्र तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाई जा सकती। सरकार का कहना था कि जो नीतिशास्त्र तत्व उसको लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार का मत था कि सरकार का ये मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान पर संशोधन कर सकती है, जबकि न्यायपालिका का कहना था संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इसमें दोनों का संसद का कहना था कि वो किसी भी अंश पर संशोधन कर सकती है, न्यायपालिका का कहना था कि इस पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार मुकदमे 1973 में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में से समाप्त हो गया है। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुछ मूलगत विशेषताएं, इसमें ये कहा गया कि संविधान की कुछ मूलगत विशेषताएं हैं जिसमें क्या है, संसद इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर, ऐसा संसद संविधान में संशोधन करने की शक्तियों को सीमित किया गया। इसमें क्या क्या किया कि केशवानंद भारती विवाद में संसद मूल ढांचागत की कुछ विशेषताएं, संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, संसद की जो संशोधन करने की शक्तियां सीमित कर दी गई। इसी निर्णय का सहारा लेते हुए सरकार ने 44वें संविधान संशोधन 1978 पारित कर संविधान के जो संपत्ति का अधिकार था उसे मौलिक अधिकार के दर्जे से निरस्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर इसे संविधान के भाग 12 में एक नया अध्याय 4 जोड़ दिया। इस अध्याय के में केवल एक ही अनुच्छेद है, केवल 301 के इसके अनुसार संपत्ति के अधिकार को केवल अब कानूनी अधिकार है। इसका तात्पर्य है राज्यों को किसी व्यक्ति की संपत्ति लेने का अधिकार है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे विधि का प्राधिकार प्राप्त करना हो गया। ये क्या हो गया कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, तो सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से निकालकर इसे क्या कानूनी अधिकार दिया गया। इसमें अब ये क्या है, ये संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। इसका तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति ले सकता है राज्य, मगर उसे क्या करना है, विधि का प्राधिकार, मतलब कोई कानून बनाकर कानून पास करके ही वो किसी व्यक्ति का संपत्ति ले सकता है, ना कि वो ऐसे ही नहीं ले सकता है। ये हो गया मौलिक अधिकार बनाम कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण, इसके लिए संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए थे। वो इतने महत्वपूर्ण है, संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है सरकार भी उनका उल्लंघन न कर सके। वहीं दूसरी तरफ साधारण कानूनी अधिकारों की सुरक्षा देने व लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा साधारण कानूनी अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकता है, जबकि मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। जो मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार व्यक्तिगत से हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को अगर संसद परिवर्तित करना उसे संविधान में संशोधन करना होगा, जबकि साधारण कानूनों के लिए उसे केवल क्या करना पड़ेगा, कानून बनाकर यह परिवर्तित कर सकते हैं, और मौलिक अधिकार के लिए उसे संविधान में संशोधन करना होगा। संपत्ति का अधिकार अब सिर्फ कानूनी प्राधिकार बनकर रह गया है, जिसमें सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार संसद में कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, और यह परिवर्तन न्यायालय में मौलिक अधिकारों का हनन वाद्य नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया संपत्ति का अधिकार के बारे में हो गया ये वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।